आज का जो हमारा टॉपिक है वो है लीगल एस्पेक्ट्स ऑफ बिजनेस का सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930। सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930 सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930 जो है वो फोर्स में आया है 1 जुलाई 1930 को। सेल ऑफ गुड्स का मतलब क्या है? यहाँ पर एक कॉन्ट्रैक्ट होता है सेलर और बायर के बीच, जिसमें जो सेलर होता है वो एग्री हो जाता है अपने गुड्स को ट्रांसफ़र करने के लिए, तो ट्रांसफ़र कर देता है या ट्रांसफ़र करने के लिए एग्री हो जाता है बायर को फॉर अ प्राइस, तो इसको हम बोलते हैं सेल ऑफ गुड्स। तो इसके लिए जो कॉन्ट्रैक्ट किया जाता है, इसके लिए जो एक्ट बनाया गया है वो है सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930। नेक्स्ट है क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स। जो गुड्स होते हैं वो वैरायटी ऑफ टाइप्स होते हैं, तो इसमें है कि किस किस टाइप्स के गुड्स जो हैं वो इस एक्ट के अंडर कवर हैं। जैसे कि फर्स्ट है एग्जिस्टिंग गुड्स। एग्जिस्टिंग गुड्स मतलब जिस टाइम हम कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो रहे हैं उस टाइम वो गुड्स प्रेजेंट हैं, तो उन्हें हम बोलेंगे एग्जिस्टिंग गुड्स। ये भी दो टाइप के होते हैं, एसर्टेन गुड्स और अनएसर्टेन गुड्स। एसर्टेन यानी कि यही गुड्स हम परचेज करेंगे, अनएसर्टेन मतलब बहुत सारे हैं उसमें से कोई भी परचेज कर सकते हैं। इसका एक एग्जांपल जैसे लिख के चलता है कि ए और बी के बीच कॉन्ट्रैक्ट हुआ है कि जो बी है वो ए से एक काव खरीदेगा। अब ए के पास 20 काव हैं, तो एसर्टेन गुड्स का मतलब अगर वो एक पर्टिकुलर काव को ही कहता है कि मैं ये काव परचेज करूँगा, इसका मतलब ये एक असर्टेन गुड है, उसने बता दिया है कि वो पर्टिकुलर उसी काव को ही परचेज करेगा। लेकिन अगर उनके बीच एक कॉन्ट्रैक्ट होता है कि कोई भी काव को वो परचेज कर सकता है, तो 20 में से कोई भी काव वो ले सकता है, तो ये असर्टेन गुड्स है, यानी कि वो 20 में से कोई भी काव को ले सकता है। तो यहाँ पे एग्जिस्टिंग गुड्स यानी कि कॉन्ट्रैक्ट होने के टाइम वो गुड्स जो है वो एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट प्रेजेंट है। नेक्स्ट है फ्यूचर गुड्स। फ्यूचर गुड्स क्या होते हैं कि जो एट द टाइम ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट प्रेजेंट नहीं होते हैं, बल्कि यहाँ पर हम कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं, उसके बाद जो सेलर होता है वो गुड्स को मैन्युफैक्चर करता है या कहीं से बाय करता है और फिर जो बायर है उसको बेचता है। यानी कि एट द टाइम ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट द गुड्स वॉज नॉट प्रेजेंट, दैट इज नोन एज फ्यूचर गुड्स। ये फ्यूचर में या तो वो एक्वायर करेगा या प्रोड्यूस करेगा, देन वो जो बायर है उसको सेल करेगा। नेक्स्ट होते हैं हमारे कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट गुड्स। कंटिंजेंट गुड्स कौन से गुड्स होते हैं? जो कि कोई इवेंट के हैपनिंग हो जाने पर ही, जिनकी जो डिमांड होगी वो कोई इवेंट का हैपनिंग हो जाने पर ही होगी, तो उन्हें हम बोलते हैं कंटिंजेंट गुड्स। जैसे कि कोई भी हमारे इक्विपमेंट्स हैं जो कि हमें वार के टाइम ही नीडेड होते हैं, तो अगर वार होगा तो ही उन इक्विपमेंट की नीड्स होगी। तो ये डिपेंड है कोई इवेंट पे कि अगर वार है तो ही उस इवेंट जो इक्विपमेंट है उनकी नीड है, अगर नहीं है तो उनकी नीड नहीं है। तो ये डिपेंड करता है कोई भी इवेंट के हैपन होने पे। अगर वो इवेंट हैपन होगा तो वो गुड्स की जो कॉन्ट्रैक्ट है वो होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो ये होता है क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स। अब ये भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स, क्योंकि समटाइम हमारा क्वेश्चन आ जाता है कि 4 टाइप्स ऑफ गुड्स दे देते हैं कि कौन सा गुड्स जो है वो इसके अंडर कवर नहीं होता है। तो एग्जिस्टिंग गुड, फ्यूचर गुड, कंटिंजेंट गुड्स, ये सारे जो गुड्स हैं वो हमारे सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट के अंडर कवर होते हैं। नेक्स्ट है गुड्स। अब गुड्स के अंदर आता क्या क्या है? गुड्स के अंदर सारी मूवेबल प्रॉपर्टी आती है, लेकिन दो चीज़ों को छोड़ के, विदाउट टू थिंग्स, दैट इज ऑक्शनेबल क्लेम्स, मनी। तो इसके अंदर स्टॉक, शेयर, ग्रोइंग क्रॉप्स, ग्राफ्स, ये सब अटैच होता है, यानी कि ये सब के लिए हम इसमें कॉन्ट्रैक्ट के अंदर एंटर हो सकते हैं, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में एंटर हो सकते हैं अंडर द सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930। फ्यूचर गुड्स में भी कोई भी गुड्स हो सकता है जो कि हम या तो फ्यूचर में उसको मैन्युफैक्चर करने वाले हैं, प्रोड्यूस करने वाले हैं, या किसी और से एक्वायर करने वाले हैं और फिर सेल करने वाले हैं। तो वो सारे के सारे जो गुड्स हैं वो इसके अंदर इंक्लूड होते हैं। ये जो क्वेश्चन है वो आया भी हुआ है एक बार नेट एग्जाम में कि 4 टाइप्स के गुड्स दे देते हैं। जैसे कि एक ऑप्शन है हमारा ऑक्शनेबल क्लेम, एक है स्टॉक, एक है ग्रोइंग क्रॉप और एक है ग्रास। तो ऐसे पूछ लेते हैं कि कौन सा जो आइटम है, कौन से टाइप का गुड्स जो है वो सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट के अंडर कवर नहीं होता है। तो हमें पता है ऑक्शनेबल क्लेम्स जो होगा वो इसमें कवर नहीं होगा, क्योंकि इसकी दो ही एक्सेप्शंस हैं, ऑक्शनेबल क्लेम्स और मनी, कि ये दोनों चीज़ें जो हैं वो इसके अंदर कवर नहीं होती है। नेक्स्ट है कंडीशंस। अब इसके अंदर दो चीज़ें आती है, कंडीशंस और वारंटी। कंडीशन तो होती है अंडर सेक्शन 12(2) ऑफ सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930। कंडीशन जो होती है ये एक स्टिपुलेशन होती है, ये असेंशियल होती है कॉन्ट्रैक्ट के मेन पर्पस के लिए। इट इज़ असेंशियल फॉर द मेन पर्पस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। और अगर इसका ब्रीच हो जाता है, यानी कि अगर इसको फॉलो नहीं किया जाता है, तो क्या होता है, तो जो बायर है उसके पास राइट है कि वो उस कॉन्ट्रैक्ट को रेप्यूडिएट कर सकता है। रेप्यूडिएट का मतलब होता है उस कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर सकता है। सेकंड राइट ये है कि अगर कंडीशन के ब्रीच होने पर बायर को उसकी वजह से कोई डैमेजेस हो जाते हैं, तो उन डैमेजेस के लिए भी क्लेम कर सकता है। यानी कि अगर कंडीशन का ब्रीच होता है तो बायर के पास दोनों राइट अवेलेबल होते हैं, दैट द रेप्यूडिएट द कॉन्ट्रैक्ट प्लस क्लेम फॉर द डैमेजेस। तो कंडीशन के केस में अगर कंडीशन का ब्रीच होता है तो यहाँ पे वो कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल भी कर सकता है, और जो उसको डैमेजेस हुए हैं उनके लिए वो क्लेम भी कर सकता है। नेक्स्ट है वारंटी। वारंटी कवर होता है अंडर सेक्शन 12(3) ऑफ
सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930। अब इसकी जैसे हमें ऊपर डेफिनेशन बता रही है, जो कंडीशन होती है वो होती है असेंशियल फॉर द मेन पर्पस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, लेकिन ये होती है कोलिटरल यानी कि एडिशनल होती है, एडिशनल फॉर द मेन पर्पस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। कंडीशन असेंशियल होती है मेन पर्पस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट के लिए, और ये होती है कोलिटरल फॉर द मेन पर्पस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। अब अगर वारंटी का ब्रीच हो जाता है तो हमें सिर्फ डैमेजेस का क्लेम मिल सकता है, हम कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल या रेपुडिएट नहीं कर सकते हैं। इसका एक एग्जांपल है, कंडीशन क्या है, जैसे कि अगर हमें कोई बाइसाइकिल परचेज़ करनी है और उसने जो बायर है वो एक कंडीशन लगा देता है कि उसको जो बाइसाइकिल है वो रेस के पर्पस से ही चाहिए, लेकिन कंडीशन लगाने के बाद भी जो सेलर है वो उसको एक ऑर्डिनरी बाइसाइकिल, जो सिंपल बाइसाइकिल होती है, वही सेल कर देता है, जो रेसिंग वाली बाइसाइकिल है वो नहीं देता है, और वो उसके ऊपर ट्रस्ट करके उसको परचेज़ कर लेता है। तो यहाँ पर उसने कंडीशन खुद ही लगा दी थी बायर ने कि उसको रेस के पर्पस के लिए वो जो बाइसाइकिल है वो चाहिए। तो यहाँ पर कंडीशन का ब्रीच हो रहा है, तो यहाँ पर वो कॉन्ट्रैक्ट को रैपिडेट यानी कि कैंसिल भी कर सकता है, प्लस डैमेजेस को क्लेम भी कर सकता है। वारंटी क्या होती है, वारंटी यानी कि कोई कंडीशन नहीं लगाई गई है, यहाँ पर वारंटी जो सेलर है वही अपने हिसाब से कुछ बता देता है कि ये वारंटी है इसकी। जैसे कि अगर कोई हॉर्स खरीद रहा है, तो अगर कोई हॉर्स खरीदने आ रहा है तो वो जो सेलर है वो खुद ही कह देता है कि इस हॉर्स की जो स्पीड है वो 100 किलोमीटर पर आवर है, पर जब उसको पता चलता है, जब वो उसको यूज़ करता है, जब वो उसको एग्जिस्टेंस में लाता है, तो उसे पता चलता है कि उसकी जो स्पीड है वो 80 किलोमीटर पर आवर है। तो यहाँ पर कोई कंडीशन नहीं थी, क्योंकि यहाँ पर कोई कंडीशन बायर ने नहीं लगाई थी, यहाँ तो सेलर ने उसे एक वारंटी दी थी कि इसकी स्पीड इतनी है। तो यहाँ पर वारंटी का ब्रीच हो रहा है क्योंकि कोई कंडीशन बायर की तरफ से नहीं लगाई गई थी, यहाँ पर जो वारंटी का ब्रीच हुआ है क्योंकि सेलर ने खुद उसे ये वारंटी दी थी। तो इसको हम बोलेंगे कि ब्रीच ऑफ वारंटी। इसके अंदर हम कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल या रेपुडिएट नहीं कर सकते हैं, लेकिन हम जो डैमेजेस हैं उसके लिए क्लेम कर सकते हैं, जो भी उसकी वजह से बायर को डैमेजेस हो रहे हैं उसके लिए वो क्लेम यहाँ पर कर सकता है। नेक्स्ट है डिफरेंस बिटवीन अ कंडीशन एंड अ वारंटी। तो फर्स्ट है नेचर। नेचर यही है कि जो कंडीशन होती है इट इज़ एसेंशियल फॉर द मेन पर्पस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, और जो वारंटी होती है इट इज़ कोलेटरल फॉर द मेन पर्पस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। सेक्शन जो कंडीशन है वो 12(2) में आता है, और कंडीशन जो है वो 12 वारंटी जो है वो 12(3) के अंदर आती है। रेमेडीज़ क्या है कि अगर कंडीशन का ब्रीच हो सकता है तो हम कॉन्ट्रैक्ट को रेपुडिएट यानी कि कैंसिल भी कर सकते हैं, प्लस क्लेम कर सकते हैं डैमेजेस के लिए भी। लेकिन अगर वारंटी का ब्रीच हो जाता है तो हम सिर्फ क्लेम कर सकते हैं अपने डैमेजेस के लिए, हम कॉन्ट्रैक्ट को रेपुडिएट नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट है इसका ट्रीटमेंट, कि ब्रीच ऑफ कंडीशन का एक लीगल इम्पैक्ट होता है, लीगल इफेक्ट होता है, जबकि ब्रीच ऑफ वारंटी का कोई लीगल इफेक्ट कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर नहीं होता है। नेक्स्ट है टाइप ऑफ कंडीशन। कंडीशन भी दो टाइप की होती है, एक्सप्रेस कंडीशन और इम्प्लाइड कंडीशन। एक्सप्रेस कंडीशन मतलब जो कि एक्सप्रेसली बताई गई है, या तो ऑरली या रिटन वे में उनको एक्सप्रेस किया गया है, दैट इज नोन एज एक्सप्रेस कंडीशन। नेक्स्ट होती है इम्प्लाइड कंडीशन। इम्प्लाइड कंडीशन मतलब जिसे रिटन फॉर्म में या ओरल फॉर्म में हमने बताया नहीं, एक्सप्रेस नहीं किया है, बट वो एग्जिस्टेंस में फिर भी है, तो वो होती है हमारी इम्प्लाइड कंडीशन। सबसे पहला है इम्प्लाइड कंडीशन। कौन कौन सी होती हैं, जैसे कि सबसे पहला इसमें कंडीशन एज टू टाइटल, कि सबसे पहले जो सेलर गुड्स को बेच रहा है उसके पास उसका टाइटल यानी कि उसकी ऑनरशिप होनी चाहिए, और वो जो ऑनरशिप है वो फ्रॉडली तरीके से उसने एक्वायर नहीं की होनी चाहिए, उसके पास पर्टिकुलर तरीके से उसकी ऑनरशिप होनी चाहिए, उसका टाइटल होना चाहिए। तो ये भी एक इम्प्लाइड कंडीशन है कि उसके पास उसका सही टाइटल होना चाहिए। नेक्स्ट है कंडीशन एज टू डिस्क्रिप्शन। अगर बायर ने कोई डिस्क्रिप्शन दिया है उसको कि उसको पर्टिकुलरली इसी चीज़ के लिए ही गुड्स चाहिए, जैसे कि एग्जांपल में उसे रेसिंग के लिए ही बाइसाइकिल चाहिए थी, तो उस डिस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंग ही हमारा गुड्स होना चाहिए। अगर उस डिस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंग नहीं होता है तो ये एक तरह से ब्रीच ही होगा हमारी कंडीशन का, क्योंकि उसने ऑलरेडी बता दिया है कि उसका मोटिव ये है। नेक्स्ट है कंडीशन एज टू सैम्पल। जैसे कि अगर हम कोई गुड्स बेचते हैं और सैम्पल के थ्रू बेचते हैं, हम पहले सैम्पल दिखाते हैं फिर गुड्स को बेचते हैं, तो उसमें भी एक इम्प्लाइड कंडीशन है कि जो गुड्स हम बेच रहे हैं वो अकॉर्डिंग टू द सैम्पल ही होना चाहिए। अगर वो अकॉर्डिंग टू द सैम्पल नहीं है तो भी वो कंडीशन का ब्रीच ही होगा। नेक्स्ट है कंडीशन एज टू सेल बाय डिस्क्रिप्शन एज वेल एज सैम्पल। अगर हम डिस्क्रिप्शन से या सैम्पल से गुड्स को बेचते हैं तो वो भी उसको फुलफिल करना चाहिए, जो डिस्क्रिप्शन बायर ने हमें अवेलेबल कराया है, जिस पर्पज़ के लिए उसे गुड्स चाहिए वो उस पर्पज़ के लिए वो जो गुड्स है वो फिट होने चाहिए, अदरवाइज़ इसको कंडीशन का ब्रीच माना जाएगा। नेक्स्ट है कंडीशन एज टू होलसमनेस। ये होलसमनेस ये जो कंडीशन होती है वो हमारे फूड प्रोडक्ट से होती है, जैसे कि जो फूड प्रोडक्ट्स होने चाहिए वो एक्सपायरी नहीं होने चाहिए, तो ये फूड प्रोडक्ट से रिलेटेड होती है कि वो ख़राब नहीं होनी चाहिए, ये भी एक इम्प्लाइड कंडीशन है, और इसके ब्रीच होने पर भी हम कंडीशन का ब्रीच मानेंगे।
नेक्स्ट है डॉक्ट्राइन ऑफ सिविट एम्प्टर। ये सबसे इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है इसका, जो इस बार भी एग्जाम में आया हुआ है, जो कि कवर होता है अंडर सेक्शन 16। सबसे पहले है सिविट एम्प्टर का मीन्स क्या होता है। सिविट एम्प्टर का मीन होता है कि लेट द बायर बी अवेयर, कि मार्केट में सेलर है, बायर है, गुड्स बेच रहा है, सेलर बायर परचेज कर रहा है, तो बायर की भी ये ड्यूटी है कि वो जो गुड्स खरीद रहा है उसको देखकर परचेज करे, इन्फीरियर क्वालिटीज़ के गुड्स परचेज ना करे, राइट चॉइस करे, बिल ले। तो ये सब भी जो ड्यूटीज़ हैं बायर की भी ड्यूटीज़ हैं। तो ये जो कंसेप्ट है सिविट एम्प्टर का, ये कहता है लेट द बायर बी अवेयर, कि बायर को अवेयर बनाना चाहिए। सेलर की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लेकिन कुछ केसेस में हमें बायर को भी रिस्पॉन्सिबल बनाना चाहिए कि वो भी सही तरीके के गुड्स ले, क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज़ ना करे, तो देख कर चीज़ों को ले, बिल ले। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो सिविट एम्प्टर यानी कि लेट द बायर बी अवेयर, कि हमें बायर को भी अवेयर करना है कि कैसे वो प्रोडक्ट को खरीदे। तो ये हमें बायर की रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में बताता है हमारा सिविट एम्प्टर का कंसेप्ट। नेक्स्ट है एक्सेप्शन ऑफ डॉक्ट्राइन ऑफ सिविट एम्प्टर। सिविट एम्प्टर में हम कहते हैं कि ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो बायर की है कि वो अपना जो गुड्स है उसको देख कर ले, लेट द बायर बी अवेयर। लेकिन कुछ केसेस बताता है कि कहाँ पर जो बायर है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती है, जो भी रिस्पॉन्सिबल होगा वो सेलर होगा। तो उसकी कुछ एग्जम्पशन है कि कहाँ पर एक्सेप्शंस है, कि कहाँ पर जो बायर है वो रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा, सेलर रिस्पॉन्सिबल होगा। तो फर्स्ट है फिटनेस ऑफ प्रोडक्ट फॉर बायर पर्पस, कि अगर बायर अपना पर्पस बता देता है सेलर को कि उसे इस पर्पस के लिए अपना जो गुड्स है, जो प्रोडक्ट है वो चाहिए, तो यहाँ पर उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म हो जाती है, या सेलर की रिस्पॉन्सिबिलिटी अराइज हो जाती है, क्योंकि वो सेल बाय डिस्क्रिप्शन कर रहा है। जो बायर ने उसको डिस्क्रिप्शन दिया है उसे उसके अकॉर्डिंग ही गुड्स अवेलेबल कराना होगा। नेक्स्ट है गुड्स सोल्ड बाय डिस्क्रिप्शन, कि अगर बायर कोई डिस्क्रिप्शन दे देता है कि इसके अकॉर्डिंग गुड्स हो, तो भी वहाँ पर जो है सेलर की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो बायर को वो गुड अवेलेबल कराए जो कि उसकी डिस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंग सही है। जैसे कि कंडीशन एज टू सैम्पल, कि अगर सैम्पल से हम कोई गुड्स को बेच रहे हैं तो भी रिक्वायर है कि सैम्पल के अकॉर्डिंग ही गुड्स होना चाहिए। यहाँ पर भी पूरा का पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो सेलर के ऊपर है कि जो सैम्पल है उसके अकॉर्डिंग ही गुड्स बेचना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर बायर की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती है कि अगर उसको गुड सैम्पल के अकॉर्डिंग ना मिले, तो यहाँ पर जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी वो होगी हमारे सेलर की। नेक्स्ट है कंडीशन एज टू होलसमनेस, यानी कि फूड प्रोडक्ट्स रिलेटेड की गुड्स एक्सपायरी नहीं होने चाहिए, गुड्स की क्वालिटी सही होनी चाहिए, फूड प्रोडक्ट्स जो है वो सही होने चाहिए। नेक्स्ट है गुड्स परचेज अंडर ब्रांड नेम, कई बार जो बायर होता है वो ब्रांडेड प्रोडक्ट्स खरीदता है जो ब्रांड नेम के अकॉर्डिंग चलते हैं, तो वहाँ पर जो सेलर की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि ब्रांड नेम के अकॉर्डिंग अगर उसने प्रोडक्ट परचेज किया है तो उसको प्रोडक्ट भी सही अवेलेबल किया जा सके। तो दीज आर द एक्सेप्शंस ऑफ डॉक्ट्राइन ऑफ सिविट एम्प्टर, कि कहाँ पर जो ये वाला जो डॉक्ट्राइन ऑफ सिविट एम्प्टर है वो एप्लीकेबल नहीं होगा, कहाँ पर जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो बायर पर नहीं होगी, सेलर पर होगी। तो दीज आर द एक्सेप्शंस। नेक्स्ट है अनपेड सेलर। ये अगेन एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है अनपेड सेलर का, जो कि अभी आया था कि व्हाट इज़ द मीन्ड बाय अनपेड सेलर। तो अनपेड सेलर जो है वो हमें डिफाइन किया गया है सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930 के अंदर ही, कि जिस भी पर्सन से हमने गुड्स ले लिए हैं लेकिन उसको प्राइस नहीं दी है, या तो पूरा प्राइस नहीं दिया है या थोड़ा प्राइस नहीं दिया है, या फिर हमने उसके ऊपर बिल्स ऑफ एक्सचेंज यानी कि BR लिख दी है, उसने बिल को उसके ऊपर BR लिख दिया और टाइम पे हम उसको पेमेंट नहीं कर रहे हैं, जो BR है वो डिसऑनर हो गई है, तो इन दैट केसेस जो पर्सन होगा उसको हम कहेंगे अनपेड सेलर। यानी कि हमने उसे माल परचेज़ कर लिया, गुड्स परचेज़ कर लिया है, बट उसको पेमेंट हमने स्टिल अभी तक नहीं की है, जो हमने बिल दिया वो भी डिसऑनर हो गया है, तो इन सब केसेस में उसे हम अनपेड सेलर कहेंगे। तो अनपेड सेलर के कुछ राइट्स होते हैं, कुछ राइट्स होते हैं उसके गुड्स के अगेंस्ट और कुछ राइट होते हैं उसके बायर के अगेंस्ट। जो खरीदने वाला है उसके अगेंस्ट क्या राइट है उसके, और कुछ राइट है उसके गुड्स के अगेंस्ट, कि गुड्स के अगेंस्ट वो क्या कर सकता है। तो फर्स्ट है राइट टू स्यू फॉर द प्राइस, कि जिस भी बायर को उसने अपने गुड्स बेचे हैं वो उसके खिलाफ स्यू कर सकता है कि वो अपने प्राइस को उसको पेमेंट करे। तो स्यू कर सकता है कि फ्यू उसकी जो प्राइस हैं, जो गुड्स के प्राइस हैं जो उसने उसको सेल किए हैं, वो उसकी फुल पेमेंट करे। नेक्स्ट है राइट टू स्यू फॉर द इंटरेस्ट। अगर बायर जो है वो कुछ अनरीजनेबल वे से डिले कर रहा है पेमेंट में, तो सेलर के पास राइट है कि वो इंटरेस्ट की भी डिमांड कर सकता है उसके पास से। नेक्स्ट है राइट टू स्यू फॉर द डैमेजेस। सबसे पहले दो टाइप की नॉन एक्सेप्टेंस होती है। कई बार क्या होता है कि अगर जिस डेट को हमारे पास गुड्स आ रहा है हम उस डेट को रिफ्यूज़ कर देता है, जो बायर है वो रिफ्यूज़ कर देता है उस गुड्स को लेने से। ठीक है, जैसे कि अगर A है और B है, उनके बीच कॉन्ट्रैक्ट है कि वो उसको एक गुड्स डिलीवर करेगा, डेट पर A B को गुड्स डिलीवर कर देता है, लेकिन B उसको गुड्स को एक्सेप्ट करने से ही मना कर देता है। तो यहाँ पर बायर
तो एक्सेप्ट करने से मना कर देता है, पर सेलर को तो उसकी वजह से लॉस हो जाता है बिकॉज उसने गुड्स मैन्युफैक्चर कर लिए हैं। अब उसका हो सकता है कि कोई और उतने प्राइस में ना ले, तो यहाँ पर वो जो उसको डैमेजेस हो रहे हैं उसकी नॉन एक्सेप्टेंस की वजह से, जो वो टाइम पर उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, उसके लिए भी क्लेम कर सकता है, डैमेजेस के लिए भी क्लेम कर सकता है, स्यू कर सकता है। नेक्स्ट है राइट्स ऑफ अनपेड सेलर अगेंस्ट द गुड्स। गुड्स के अगेंस्ट क्या क्या राइट है एक अनपेड सेलर की? तो राइट क्या है? राइट ऑफ लीन। राइट ऑफ लीन मतलब क्या होता है? लीन मतलब होता है रिटेन द पोजीशन ऑफ द गुड्स, कि वो अपना जो गुड्स का पोजीशन है वो अपने पास रख सकता है। वो जब तक उसको प्राइस रिसीव नहीं हो जाते हैं वो अपने गुड्स के पोजीशन को ना दे, वो अपने गुड्स के पोजीशन को अपने पास रख सकता है। तो इसे हम बोलते हैं राइट ऑफ लीन, कि जो गुड्स का पोजीशन है वो अपने पास रख सकता है अनपेड सेलर जब तक कि उसको अपने गुड्स के पूरे प्राइस जो हैं या जो अदर चार्जेस हैं वो उसको रिसीव नहीं हो जाते हैं। नेक्स्ट है स्टॉपेज ऑफ गुड्स इन ट्रांजिट। स्टॉपेज ऑफ गुड्स इन ट्रांजिट का मतलब होता है कि अगर गुड्स हमारे जहाँ जहाँ पे हमारा प्लेस है वहाँ से जा चुके हैं बट रास्ते में है, तो भी जो अनपेड सेलर है वो उन गुड्स को ट्रांजिट मतलब रास्ते में ही स्टॉप कर सकता है डिलीवरी करने से। इस राइट को एक्सरसाइज करने के लिए सेलर के पास ये होना चाहिए कि उसको कुछ अमाउंट ना मिली हो, या तो फुली ना मिली हो या पार्शली ना मिली हो, बायर जो है वो इंसॉल्वेंट हो गया हो, और गुड्स मस्ट बी इन कोर्स ऑफ ट्रांजिट, यानी कि गुड्स अभी बायर के पास पहुँचे नहीं है, वो रास्ते में ही है। नेक्स्ट है राइट ऑफ रीसेल। अनपेड सेलर के पास ये भी राइट है कि वो उन गुड्स को रीसेल भी कर सकता है। अगर पोजीशन जो गुड्स है उनका पोजीशन एक सेलर के पास ही है और जो बायर है वो पेमेंट में डिफ़ॉल्ट कर रहा है, पेमेंट नहीं कर रहा है, और गुड्स जो है वो पेरिशेबल नेचर के हैं मतलब जल्दी ख़राब होने वाले हैं, तो भी जो सेलर है वो गुड्स को रीसेल कर सकता है। Where seller give notice to the buyer of the intention to resell, buyer does not pay the price within a reasonable time after the notice। इसके लिए वो एक अगर पेरिशेबल नेचर है तो उसको नोटिस देने की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, लेकिन अगर पेरिशेबल नहीं है तो वो बायर को एक नोटिस दे सकता है कि वो उन गुड्स को रीसेल करने वाला है, तो इस तरीके से भी वो ये राइट को ले सकता है। थैंक यू वेरी मच। ये था हमारा सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।